चुनावी शंखनाद। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए महज अब केवल 5 महीने से भी कम का वक्त अब रह गया है। ऐसे में प्रदेश की बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने जबलपुर से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया और कांग्रेस ने महासचिव प्रियंका गांधी की अगुवाई में ये बता दिया कि आखिर कैसे हम मैदान पर लड़ेंगे। आज के दिन प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश से 5 वादे किए और उन वादों के जरिए सत्ता पर वो पहुंचना चाहती हैं। और यही नहीं, कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद इस समय कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और इस समय कांग्रेस एक एक करके बीजेपी की उन तमाम नाकामियों को भी गिनवा रही है। हाँ, कमलनाथ ने यह भी कह दिया कि हाँ, 3,30,000 करोड़ वाले यानी कि इतने अधिक कर्ज में डूबे अगर मध्य प्रदेश में विकास अगर बीजेपी कर रही है तो आखिर ये भला कैसे? हमारा पूरा प्रदेश इस समय कर्ज में डूबे जा रहा है। प्रदेश में इस समय सियासत चरम पर है और दोनों पार्टियों की तरफ से जमकर वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन पुराने वादे कितने पूरे हुए हैं और कांग्रेस आखिर कैसे बीजेपी को घेरने में जुटी है, करेंगे चर्चा। उसके पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 5 महीने से भी कम समय रह गया है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं। आज कांग्रेस ने महासचिव प्रियंका गांधी की अगुवाई में विजय संकल्प अभियान का श्री गणेश कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गौरी घाट में नर्मदा पूजन किया, साथ ही कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में जीत की प्रार्थना की। कांग्रेस और प्रियंका के इस अंदाज में चुनाव प्रचार की शुरुआत से ये भी साफ हो गया कि कांग्रेस बीजेपी से उसी की पिच पर लड़ने को तैयार अब दिख रही है। जबलपुर में प्रियंका गांधी के स्वागत में 30 फीट की गदा आकर्षण और चर्चा का केंद्र बना रहा। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली का मुद्दा कांग्रेस को घेरने के लिए इस्तेमाल हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश में बजरंगबली के सहारे कांग्रेस बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। नर्मदा पूजन के बाद प्रियंका गांधी ने शहीद स्मारक मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार को बहुत देख लिया। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश पहुंचकर क्या झूठे वादे करने वाली हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, एक और प्रियंका दीदी गई है मध्य प्रदेश जबलपुर, लेकिन वहीं पे राहुल गांधी जी 2017 में आए। वो वहां पर क्या कहते थे, 2018 में आके वहां पे गारंटी देकर गए थे कि किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में आई, लेकिन ना बेरोजगारी भत्ता मिला और ना ही वहां के किसानों के कर्जे माफ हो पाए। राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। मेरा प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से प्रश्न है कि किसानों के कर्जे क्यों माफ नहीं हुए और आज कौन से झूठे वायदे करने आए। आपको बता दें कि 2018 में यूपी कांग्रेस की प्रभारी महासचिव बनी प्रियंका गांधी ने हिमाचल कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रचार अभियान का आगाज किया है।
माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त होकर राष्ट्रीय भूमिका में नजर आएंगी। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। प्रियंका को किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं रखना चाहिए। प्रियंका की वजह से पार्टी को हिमाचल, कर्नाटक में बड़ी जीत मिली है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम के गठन में प्रियंका यूपी कांग्रेस प्रभारी की बजाय राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका में होंगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि प्रियंका गांधी का कद राष्ट्रीय स्तर का है। गांधी परिवार को फैसला लेना है कि अब प्रियंका गांधी को क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। उनको क्या पद मिल रहा है या क्या, ये नेतृत्व और उनके बीच की बात है, लेकिन वो लीडर है देश की। एक भाषण दिया था अरुण नेहरू जी, रात में ही बस्ता बोरिया बिस्तर लेके वापस चले आए थे। एक भाषण दिया था रायबरेली में। तो वो रुख बदलने वाली नेता है, मोदी जी को अवाक कर देने वाली। अजय थे ना हिमाचल में, एक झटके में निपटा दिया प्रियंका जी ने। ऐसे में तो बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए ना प्रियंका गांधी को। वो खुद ही लीडर है भाई, जिम्मेदारी तो आगे पीछे की बात है। देखिए, प्रियंका जी में एक शख्सियत है मिलती जुलती इंदिरा गांधी से। लोग उनमें दादी का अक्स ढूंढते हैं। बहुत लोकप्रिय है कांग्रेस जनों में। बहुत पब्लिक उनको सुनना चाहती, उनकी डिमांड रहती। वहां जा रही है, भी चुनाव 4-5 महीने दूर है, पर वो गई हैं। और आज मैं तो कहूंगा आंख खोल के लोग देख लें, क्या प्रबल जन समर्थन, जनसमूह बड़ा था इतनी भयंकर गर्मी में। गांधी परिवार का एक आकर्षण है जो पूरे देश में है, वही राहुल जी में है, वही प्रियंका जी में है। जहां तक सवाल है वो क्या जिम्मेदारी लें, क्या काम करना चाहती, ये नितांत निर्णय गांधी परिवार का, प्रियंका जी का हो। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में बड़ा फेरबदल कर रही है। फेरबदल के मद्देनजर पार्टी संगठन में बदलाव शुरू हो चुका है। सूत्रों की माने तो कई और राज्यों में कांग्रेस आलाकमान भविष्य में भी बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि संगठन में बड़े बदलाव कांग्रेस के लिए फायदेमंद होंगे या पार्टी गुटबाजी का शिकार होगी। पर रायपुर अधिवेशन को बीते कई महीने हो चुके हैं और अब जाकर बदलाव की एक सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, जिसके तहत दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है और ऐसे में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को नई जिम्मेदारी पार्टी के अंदर क्या मिलती है। कैमरामैन भूषण के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो मध्य प्रदेश के चुनाव नजदीक आते ही मानो ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में वायदों और घोषणाओं की अब जंग सी अब छिड़ गई है। हाँ, ये जंग इसीलिए कि आखिर वोटरों को कैसे रिझाया जाए, ये जंग इसीलिए कि आखिर कैसे सत्ता के उस ताज को हासिल किया जाए। लेकिन आज के दिन सवाल कई सारे होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में देखिए मोहम्मद आसिफ होंगे, नेता कांग्रेस के अश्विनी मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट, विपिन शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी के, और सहयोगी रवि सर्राफ जो कि कांग्रेस को कवर करते हैं, उनसे भी हम पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आज के दिन सवाल मोहम्मद आसिफ जी आप ही से हम ले लेते हैं, क्योंकि देखिए वायदों और घोषणाओं की जंग तो इस समय छिड़ी हुई है प्रदेश में। कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आप लोग आने वाले समय में क्या प्रदेश की जनता को लाचार और आलसी कर देना चाहते हैं क्या? दोनों पार्टियों से सवाल यही रहेगा मेरा। हम जनता की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। जो हमने, हमारी नेता ने घोषणाएं की हैं, वही वादे हमने कर्नाटक में किए थे, वही वादे हमने हिमाचल में किए थे, वही वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में किए थे। वो 14 से 9 साल पूरे आज तक कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। सर, यही वादे किस दिशा में प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे ये तो बताइए सर। लाडली बहना योजना की आप लोगों ने जवाब में आप लोग लेकर आए कि 1500 रुपए हर महीने हम देंगे महिलाओं को। यही तो जंग छिड़ी है ना सर, कि कैसे उस वादे पर हम पलटवार करें। नहीं, वादे पे पलटवार नहीं, हम जनता की जरूरत है। जनता को भाजपा ने लूटा है, मध्य प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, उसको मदद करने के लिए जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए हमारी पार्टी, हमारे लीडर वचनबद्ध है। अब उसको पूरा करेंगे। हम भाजपा की तरह जिस तरीके से वादों की झड़ी लगा देते हैं,
और वादे पे कभी कायम नहीं होते, नया वादा लेके आ जाते हैं। 14 के अंदर इतने वादे देश के प्रधानमंत्री ने किए थे, एक भी वादा जमीन पे नहीं उतरा। फिर उसके बाद लेके आए हैं भाजपा वाले, लेके आए कि आय दुगनी करेंगे किसानों की। 22 बीत गया, 24 की तैयारी है, आय दुगनी हुई नहीं किसानों की, किसानों की लागत दुगनी हो गई। भाजपा ने लूट लुगरी कर दी। नहीं सर, तो आपने भी आज के दिन रोजगार के लिए कोई बड़ा दाव नहीं खेल दिया सर। 500 रुपए में सिलेंडर आप देंगे, प्रियंका गांधी जी बोली हैं। 100 यूनिट बिजली का बिल आप लोग माफ कर देंगे, 1500 रुपए आप लोग महिलाओं को देंगे, पुरानी पेंशन स्कीम यहाँ पर लागू हो जाएगी। रोजगार के लिए क्या बोला सर आपने? सवाल तो ये है, आऊंगा आपके पास। सबसे पहला तो नहीं सर, रोजगार के लिए बात आज नहीं हुई है इन 5 वादों में। युवाओं को आप क्या देंगे प्रदेश में, उस पर बात नहीं हुई है। सबसे पहले के पास आ रहा हूं, सहयोगी है हमारे, कांग्रेस कवर करते हैं। रवि, देख रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि प्रतिस्पर्धा ये चल रही है प्रदेश में, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस को वैसा लग रहा है कि उन 2 राज्यों में जो दांव हमारे चले हैं यहां पर भी कामयाब होंगे। रवि, जो जिक्र होता है वो दोनों पार्टी की तरफ से किया जाता है। और खासतौर से देखिए, अगर आप इस पूरे घटना की देखिए तो जिस तरीके से हिमाचल के चुनाव के परिणाम निकल कर आए और उसके बाद कर्नाटक के चुनाव के परिणाम निकल कर आए, जो वादे वहां पर किए गए थे, खासतौर से चाहे वो आर्थिक पैसा देने की बात हो, बस की सुविधा फ्री करने की बात हो महिलाओं के लिए, या फिर बिजली की यूनिट जो आम आदमी पार्टी ने शुरुआत किया था दिल्ली से, वो बिजली की यूनिट जो है मुफ्त देने की बात है। तो फ्री का कल्चर और रेवड़ी कल्चर जो है उसे बढ़ावा दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से दिया गया। इसी का फायदा देखिए कांग्रेस को हिमाचल में मिला, कर्नाटक। ठीक है रवि, लौट कर आऊंगा, आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है, लौट कर आऊंगा आपके पास। धनंजय गिरी हैं प्रवक्ता बीजेपी के। धनंजय जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। सर, बड़े बड़े वादे घोषणाओं की देखिए झड़ियां लगना अब शुरू हो गई हैं। खैर, चुनावी मौसम में तो आम है कि आखिर कैसे वोटरों को रिझाया जाए, अपने पाले में किया जाए। लेकिन सर, लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है राज्य पर। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता पर यह भारी पड़ेगा, जो अभी पार्टियों की तरफ से लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। नहीं लगता है सर? देखिए, कांग्रेस ने भारतीय राजनीति का ऐसा अपराधीकरण किया कि मध्य प्रदेश के लोगों के दिलों में चंबल के बिहड़ की यादें आज भी ताजा है। भाजपा के आने के बाद लोगों के दिलों से डाकुओं के डर से मुक्ति मिली, अमन चैन बहाल हुआ, विकासमुखी राज्य आज गेहूं का अग्रणी राज्य बन गया, उद्योग का जाल बना है, शिवराज आए, महाकाल मुस्कुराए। आज प्रियंका जी नर्मदा की परिक्रमा कर रही हैं, राहुल जी जहां विदेश की धरती पर बैठकर मुस्लिम लीग को सेकुलर बता रहे हैं, मंदिर मंदिर नगरी नगरी द्वारे द्वारे जो आज घूम रहे हैं, ये प्रयोग किया जा रहा है। कभी राहुल गांधी ने कहा था मंदिर लोग नहीं सर, मंदिर मंदिर तो आप भी जा रहे हैं सर, घटनाएं देने आप भी तो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं सर। केवल कांग्रेस ही क्यों? अगर आप एक उंगली कांग्रेस की तरफ दिखा रहे हैं तो 3 आपकी भी तरफ है सर। बीजेपी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम राजनीति को धर्म के दायरे में मंदिर मंदिर दर्शन तो आप लोग भी करते हैं सर। जब देश के हमारे पीएम करते हैं तो प्रियंका गांधी और शिवराज जी तो सर लेकिन हमने कभी नहीं कहा, हमने राहुल गांधी की तरह सोमनाथ के मंदिर में जाकर के गैर हिंदू रजिस्टर साइन नहीं किया। एक तरफ राहुल गांधी सोमनाथ के मंदिर में जाकर के गैर हिंदू रजिस्टर पर साइन करते हैं और वैष्णो देवी के मंदिर में जाकर के अपना गोत्र बताते हैं। ये काम हमने नहीं किया, ये विरोधाभासी, ये प्रपंच, ये दोहरा चरित्र हमने नहीं दिखाया। हम जो है वो पूरे हैं और पूरे सनातनी हैं और हम हिंदुस्तानी हैं और हमें भारतीय होने पर भारत की संस्कृति पे गौरव है, हमें अभिमान है निज गौरव का। ये हम देवन से कह रहे हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ भी दूं। सर, कांग्रेस के लोग अगर अपने आप को अगर सनातनी बता दिए सर, पेट में दर्द क्यों होने लगी सर? सम्मानित करने का प्रयास नहीं करते सर। कांग्रेस के लोग भी तो सर कोशिश करेंगे ना सर कि थोड़ा बहुत वोट उनके ही पाले में आए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति केवल बीजेपी को नहीं आती सर, वो लोग भी सीख रहे हैं। नहीं, धर्म की राजनीति नहीं करते हम, राजनीति को धर्म की मर्यादा में रखने की बात करते हैं। ठीक है, अश्वनी मिश्रा जी हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट। अश्वनी जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। देखिए, प्रदेश जो है उस दलदल में ना जाए जहां पर किसी ने सोचा नहीं है। आज पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे बैठे हैं उनसे यही सवाल होगा सर, ये जो वादों और घोषणाओं की जो झड़ियां लगती हैं चुनाव के पहले, क्या नहीं लगता कि प्रदेश और ये देश हमारा गर्त में जा रहा है? जिस काबिल हमें युवाओं को और लोगों को अपने देश और प्रदेश के बनाना चाहिए, उस दिशा में बेहतर काम नहीं हो रहा है। अश्वनी जी। सागर जी, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में जो चुनाव हैं, चुनावी मुद्दे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीबीज तक सिमट कर रह गए हैं। हम कभी फ्रीबीज की बात करते हैं, कभी हम ये बोलते हैं कि हमको उनमें इंदिरा गांधी का चेहरा दिखता है। आप सोचो, ये गुलामी की कैसी मानसिकता है कि इंदिरा गांधी का चेहरा उनको बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। इंदिरा गांधी जो सबसे बड़ी तानाशाह नेता रही देश की, और साथ में आप ये भी बोलते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जियां उड़ा रही है। उन इंदिरा गांधी ने जिन्होंने 11 साल के अंदर 39 बार प्रेसिडेंट शासन लगाया,
आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे, आज जबलपुर एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जबलपुर में एक ऐसा केस हुआ था इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के टाइम पर कि एक आदमी से उसका राइट टू लाइफ, मतलब जिंदा रहने का अधिकार भी छीन लिया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था। तो ये जो इंदिरा गांधी जिनको दिखती हैं, प्रियंका गांधी, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि अभी वो गुलामी की मानसिकता से ऊपर नहीं निकले हैं। रही बात चुनावी मुद्दों की, चुनावी मुद्दों में हमेशा मेरा ये मानना है कि हमेशा रोजगार, शिक्षा, इन पर चुनावी मुद्दे होने चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति पर। और उसमें भी दोहरा मापदंड। आप देखिए, एक तरफ तो आप बजरंग बली की मूर्ति लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के इवेंट में सैम पिट्रोडा जो है बैठ के राम के बारे में अनाप शनाप कहते हैं। तो आप कैसे बजरंग बली के भक्त हैं? ये किस तरीके की भक्ति आपकी है, जिसमें आप एक तरफ तो बोलते हैं आप बजरंग बली के भक्त हैं और दूसरी तरफ बजरंग बली के जो पूज्य श्री राम है उनकी आप जो है अवहेलना करते हैं, आलोचना करते हैं। जी ठीक है, विपिन शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विपिन जी, देखिए आज के दिन क्या हुआ, प्रियंका गांधी जी महाकौशल में पहुंची क्योंकि 24 सीटें बीजेपी के, माफ करिए, कांग्रेस के खाते में आ गई थी। 2018 वाले चुनाव में 38 विधानसभा सीटें इस पूरे इलाके में, इसीलिए कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यहां पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी जाए। लेकिन महाकौशल में भी प्रियंका गांधी ने यही कहा कि पीएम मोदी की गालियों वाली लिस्ट बड़ी लंबी है साहब। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि कितने घोटाले प्रदेश में हो गए, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर की बात हो या फिर नर्मदा को लेकर हो। क्या लग रहा है कि कांग्रेस खेल सकती है क्या इन मुद्दों को बनाकर प्रदेश में? देखिए, एक बात समझ लेनी चाहिए और देश भी समझ रहा है और बाकी जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं वो भी समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने वापसी करी है। पहले हिमाचल में वापसी हुई और फिर कर्नाटक में जो जीत दर्ज कांग्रेस पार्टी ने करी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने, और आजादी के बाद किसकी सरकारें नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं है, और बड़े महानुभाव दिए हैं। और यहां पर ये जो कर्नाटक की जीत हासिल करी है कांग्रेस पार्टी ने, वो ऐतिहासिक जीत बोली जाएगी, क्योंकि जो चुनावी पंडित थे बार बार ये आकलन कर रहे थे कि बड़ी कांटे की टक्कर होगी और यहां पर बिल्कुल बराबर का रहेगा, लेकिन अंत में तो एक तरफा हो गया, क्योंकि जो अनुमान थे सारे वो बिल्कुल फेल हो गए और यहां पर एक तरफा मुकाबला रहा अंत में जब नतीजे आए। बहरहाल अभी जो देखिए, बहुत ये दिलचस्प हो गया मुकाबला, क्योंकि पहले ये बोला जा रहा था कि बिल्कुल कांग्रेस को राइट ऑफ कर दिया गया था, जबकि ये बात है कि राजनीति में कभी भी किसी की आप ऑबिचुरी नहीं लिख सकते और अंत तक, जैसे आखिरी गेंद क्रिकेट की, आप कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वही बात राजनीति में लागू होती है। एक तरफ अमित शाह जो हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य कहलाते हैं, उनकी जोड़ी है नरेंद्र मोदी के साथ। वही बात अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, इन दोनों की जोड़ी कमाल कर रही है। एक तरफ वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे और यहां पर कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है वो अपने तरीके से रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। तो अपने अपने दोनों ने मोर्चे संभाल रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सवाल ये पैदा होता है, आम आदमी क्या देखता है कि एक तो आप उसको भले ही फ्रीबी कल्चर, रेवड़ी कल्चर बोले, वो बात अलग है। जनता जनार्दन होती है, 21वीं सदी में है, सारी चीजों की अपनी अहमियत है। मैं बतौर पत्रकार बड़े निष्पक्ष और बड़े विश्वास, जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, जैसे विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए, वही बात है धार्मिक आस्था, हर एक की धार्मिक आस्था का समान होना चाहिए, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि देर आए दुरुस्त आए, अगर आज कांग्रेस पार्टी को जनता की नब्ज समझ आ रही है तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। और ये हर एक मन से बोला जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है। वही बात अब भाजपा के लिए बोली जा सकती है कि आप एक किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। महिला खिलाड़ी, सर आपने इस बात का जिक्र तो कर ही दिया कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन सर मैं थोड़ा ना राजनीति को अलग खेल मानता हूं, मतलब कि क्रिकेट से भी देखिए ऊपर है। यहाँ पर अगर आप हार भी गए तो बाद में आप जीत सकते हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा नहीं, 1.5 सालों के बाद हार बेशक गए, फिर वहां पर सत्ता में आई गए। निश्चित बात है, महाराष्ट्र में वही है, सबसे ज्यादा उभर के भाजपा आई थी। अंत में महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ दल का, उसके बाद उन्होंने सरकार बनाई, वो अलग बात है कि तख्ता पलट गया। और सर रवि जी के पास चलते हैं, थोड़ी कांग्रेस की प्लानिंग के बारे में पूछ लेते हैं। रवि, प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश में उतारना, और आज के दिन कई नेता ये भी कह रहे हैं कि हाँ प्रियंका गांधी को वो तवज्जो नहीं मिल रही है, देश भर के अंदर एक बहुत उभरता हुआ नाम है वो मिल नहीं पा रही है। क्या मध्य प्रदेश में अगर प्रियंका गांधी ने वो कमाल कर दिया, अपनी छाप छोड़ दी, जो यूपी के अंदर देखिए कमाल नहीं हो पाया था, तो क्या यहां पर कामयाब होंगी प्रियंका गांधी? और ये भी बताइएगा रवि की जो प्लानिंग इस समय कांग्रेस बना रही है बीजेपी के लिए, क्या लग रहा है कि वो कारगर साबित होगी क्या मध्य प्रदेश में? रवि,
बिल्कुल सागर, देखिए एक बात ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी और खासतौर पे गांधी परिवार बिल्कुल एक्टिव मोड में चल रहा है। देखिए कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ, नतीजे निकल कर आए, सरकार गठन हुआ और तकरीबन 4 महीने से ज्यादा का वक्त अभी मध्य प्रदेश में है और प्रियंका गांधी वहां प्रचार का आगाज करने लगी। हालांकि अमूमन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था कि जिस राज्य में चुनाव हो उस राज्य में कांग्रेस पार्टी 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने पहले बड़े नेताओं को उतार दे, वहां पर तैयारियां होने लगे, जनसभा होने लगे, शंखनाद हो, ऐसा नहीं होता था। पर देखिए उत्साहित है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हिमाचल चुनाव का नतीजा सामने, कर्नाटक चुनाव का नतीजा सामने और अब मध्य प्रदेश। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में अब से हमें डट जाना चाहिए, लग जाना चाहिए और इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा आज वहां पहुंच गई और चुनावी सभा के जरिए जो है मध्य प्रदेश चुनाव का शंखनाद कर दिया। और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी देखिए कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक के पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल और बजरंग बली का जिक्र रहा, मध्य प्रदेश में अब देखिए बजरंग बली का जिक्र होने लगा है। क्योंकि पहले भी पिछले विधानसभा चुनाव को आप देखें तो कमलनाथ पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस बात को दर्शा चुके हैं कि वो किस तरीके से हनुमान भक्त है और हनुमान जी का जिक्र वो तमाम रैलियों और सभाओं में करते थे। और आज से शुरुआत जो है हनुमान जी के साथ जो है प्रियंका गांधी वाड्रा ने और कमलनाथ ने शुरू कर दिए। तो कोशिश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव से ठीक पहले ना जाकर जो महीने पहले जो वक्त होता है उसको यूटिलाइज किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, वहां के नेताओं के मनोबल को मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं के मनोबल को मजबूत किया जाए। इसीलिए 4 महीने 5 महीने पहले प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पहुंच गई। जहां तक प्रियंका गांधी वाड्रा के राष्ट्रीय स्तर के जिम्मेदारी की बात है तो ये बात स्पष्ट है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रभारी पद से अपना इस्तीफा दे दिया है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। और बहुत जल्द आप देखेंगे क्योंकि पार्टी के अंदर बदलाव होना शुरू हो चुका है, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, हरियाणा तमाम जहां पे प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है। आपने बजरंग दल और बजरंग बली का जिक्र कर दिया है रवि। कांग्रेस ये जान रही थी कि बजरंग दल पर बैन करने वाले बयान ने किस तरह से पूरे देश भर में माहौल गरमाया था। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर खुद ही बजरंग दल के लोग सड़कों पर उतर गए थे। हिंदुओं में भी गजब का आक्रोश हमने देखा था और यही चाहती कांग्रेस की कहीं से नुकसान ना हो। इसीलिए महाकौशल से जब आज के दिन चुनावी शंखनाद हुआ तो जगह जगह पर बजरंग बली के गधे को हमने देखा, वो भी बड़े बड़े आकार में। यही वजह क्या आसिफ जी? देखिए जी, वजह सियासी है लग रही है आपको, लेकिन धार्मिक आस्था का सवाल है। कांग्रेस ने जब भी कहा बजरंग दल को लेकर वो किस लिए कहा, हमने देखा बजरंग दल के लोगों ने कभी भी समाज के लिए काम नहीं किया। किस तरीके से उधर पलाए कि जब कोविड चल रहा था कहां पे थे वो? आपने कभी टीवी चैनल पे किसी पे देखा किसी गरीब महिला की मदद करते हुए नजर आए हो? कभी नजर नहीं आए। जब नजर आए झगड़ा करते हुए नजर आए, तलवार हथियार लेकर नजर सड़कों पे नजर आए। ये वही लोग हैं भाजपा के जो भगवान को क्या छोड़ेंगे, जिन्होंने इंसान को आप कांग्रेस पार्टी बजरंग बली की भक्त है, आप कैसी बात कर रहे हो? सैम पित्रोडा बैठ के वहाँ राम के लिए उठपटांग करते हैं, पादरी बैठ के वहाँ पर बोलते हैं देयर इज ओनली गॉड पर जीसस अनलाइक शक्ति। आप बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? मूर्ति घोटाला किया, चिल्लाने से आवाज बढ़ाने एक तरफ प्रियंका गांधी बेचारी डैमेज कंट्रोल करने में लगी और आप नेशनल टीवी चैनल पर फिर से आप वही बोल रहे हैं कि बजरंग दल के लोग दंगे करते हैं और इस तरह की आपत्तिजनक काम करते हैं। सर वो डैमेज कंट्रोल करने में लगी है सर, जगह जगह गधा। मध्य प्रदेश में इस तरह के बयान नहीं चलने वाले जो आप यहाँ पे दे रहे हैं। बजरंग दल की बात हो रही है, बजरंग बली को मानने वालों की बात नहीं हो रही है। बजरंग बली के मानने वाले हर घर में मिलेंगे आपको सर, उनकी आस्था जुड़ी है सर। बैठे आस्था का सवाल है, की आस्था जुड़ी है, सवाल नहीं है, वो एक संगठन है। ठीक है सर, आस्था का सब आस्था बस आपको यहाँ नुकसान ना हो सर। कर्नाटक में आपने दांव खेला हो गया सर। क्या बजरंग बली को लेके आस्था केवल हिंदुस्तान में है? जब राहुल गांधी अमेरिका तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। चर्चा लगातार हम कर रहे हैं चुनावी शंखनाद यानी कि प्रियंका गांधी की आज जनसभा को लेकर और एक विशाल रैली को लेकर पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। एक उम्मीद की किरण जग गई है कि हाँ मध्य प्रदेश में हमारी वापसी संभव है, लेकिन क्या रास्ते इतने आसान हैं क्या? क्योंकि बीजेपी भी देखिए लाडली बहना योजना युवाओं के लिए कई बड़े वहां पर योजनाएं लेकर आई है कि 8,000 रुपए महीने उन्हें दिए जाएंगे, पहले काम सिखाया जाएगा। लेकिन इसके जवाब में कांग्रेस जो वादे कर रही है, जो 5 वादे किए गए कांग्रेस की तरफ से आज के दिन, क्या लग रहा है प्रदेश पर वो भारी पड़ सकते हैं क्या? आप ही से मैं ले रहा हूं सर धनंजय जी सवाल कि 5 जो वादे किए कांग्रेस ने, देखिए 500 रुपए में सिलेंडर, राजस्थान में उनका दांव चल ही रहा है सर, 100 रुपए यूनिट, 100 यूनिट बिजली फ्री में वो लोग दे रहे हैं, वही चीजें यहां भी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कांग्रेस को यहां फायदा मिलेगा क्या आप लोग की तुलना में?
मध्य प्रदेश की जनता लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां है और उन्होंने डबल इंजन सरकार के होने वाले लाभ को, फायदे को देखा है। एक तरफ मैंने पहले भी आपको बताया, जहां मध्य प्रदेश आतंक की धरती थी, जहां डाकुओं का नाम था, आज मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, नए ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में हम इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि जनता, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, सरबराही जनता के कदमों में है, जनता जिसको चाहे सरबराह अपना चुने। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारे पास नेतृत्व है, जिस तरह की क्षमता के साथ लगे हुए हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश का आमूलचूल परिवर्तन आया मध्य प्रदेश में, जिस तरह का विकास हो रहा है, और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे थे बजरंग दल के बारे में, तो दुनिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला, दुनिया में एकमात्र संगठन है बजरंग दल जिसने एक दिन में 1 लाख यूनिट ब्लड डोनेट किया। तो खून बहाने वाले और खून जमा करने वाले, खून का बलिदान करने वाले के बीच में जनता देख रही है और जनता पहचान रही है। आसिफ जी को इन सबका प्रूफ चाहिए सर, उन्हें विश्वास नहीं है। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का। आसिफ जी इन सबका प्रूफ मांग रहे हैं सर कि क्या बजरंग दल वालों ने किया, बजरंग दल के लोग आखिर क्या किए समाज के लिए। कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि वो कांग्रेस पार्टी अपना जो बल है वो एक परिवार से लेना चाहती है। आप चाटुकारिता की प्रकाष्ठा देखें और गुलामी की मानसिकता देखें कि उनको प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी दिखती हैं, यानी कि एक परिवार से बाहर कांग्रेस निकल ही नहीं पाई। कांग्रेस का जो बल है वो एक परिवार से है और हमारे दल का जो बल है विचारों का बल है। ये विचारों का बल, आपके दल का जो विचार है पैसे का बल है। किस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता ने आपको पिछले चुनाव में हरा के भेजा था सबके सामने, किस तरीके से अपने डंडे के बलबूते, पैसे के बलबूते सरकार को तोड़ा सबके सामने। आप तो पहले ही हार गए थे, डबल इंजन की सरकार को मध्य प्रदेश की जनता ने हरा के भेज दिया था आपको बोलते में सोचना चाहिए कि क्या किया जनता ने आपके साथ में मध्य प्रदेश के अंदर। ठेका नहीं छोड़ा आपको, आपने संविधान की सारी धज्जियां उड़ा दी। किस तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराते हैं सबके सामने, संविधान का महाराष्ट्र का भी है। किस तरीके से मतलब भी समझ लो सर, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। आप नैतिकता का पाठ कांग्रेस को ना पड़ा, नैतिकता गिरिबान झाके देंगे भाजपा के लोग। किस तरीके से सरकार बनाते हैं, वो कहते हैं सरकार चुनाव कोई भी जीते, सरकार हम बनाएंगे, धन बल प्रशासन सारी चीजें हमारे पास है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो भाजपा के लोग ये ना कहें कि जनता चुन रही है, जनता कांग्रेस को चुन रही है, दिखाई दे रहा है किस तरीके से जनता ने चुना, किस तरीके से आपके खोखले वादों को 2014 में जनता ने कांग्रेस को चुना था। अभी बहुत सारे प्रदेशों में 29 में से 28 जगह कांग्रेस की सरकार है। 9 साल के अंदर कैसी बात कर रहे हो सर, दो स्टेट जीत लिए, ये कुछ नहीं कर सकते, खोखले वादे कर सकते हैं, बमंड मचा सकते हैं, माहौल को खराब कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकते। जनता को सिर्फ विकास चाहिए, जनता को विकास चाहिए, विकास का पैमाना तय कीजिए। विकास का पैमाना तय हो गया 9 साल में सरकार बनने के बाद भगवान राम की प्रतिमूर्ति राहुल गांधी, वो आज तक आसिफ जी देखिए, चुनाव में अश्वनी जी फिर एक बार इन लोगों का शुरू हो गया कि 9 सालों में बीजेपी ने पूरे देश को लूटा है। इस समय जीडीपी 70 सालों में बीजेपी का, सर मैं इन्हीं से पूछ ले रहा हूँ आसिफ जी से कि सर 70 सालों में अगर आपने देश को नहीं लूटा, आपने काम किया, तो सर जनता ने क्यों उतार फेंका सर? जनता खोखले वादों में आ गई, दिखाई दे जनता उसी तरीके से। नहीं सर, आपके वादों में बहुत दम है, आपकी बातें सच्चे और बाकी जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है, भाजपा की तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा। किस तरीके हमने देखा कर्नाटक के अंदर देश के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे और जनता ने क्या कहा, जनता ने नकार दिया बिल्कुल। किस तरीके से हिंदुस्तान के तमाम प्रधानमंत्रियों ने नहीं सर, जीत वाले राज्यों को मैंने गिरा दिया सर, हारने वालों पर भी आ जाइए। जीत वाले राज्यों को मैंने गिरा दिया। आप आज ही गुजरात पर भी बात कर लीजिए, यूपी पर भी आप बात कर लीजिए, कर्जे की बात की आपको पता गोवा पर भी आप बात कर लीजिए सर, वहां पर भी तो आप गए सर, पिछले 75 साल वहां भी तो आप गए, यूपी, गुजरात, गोवा, कई राज्यों में आप भी गए सर जहां बीजेपी जीती है विधानसभा। इस परिस्थिति में भी कांग्रेस का जो मत है वो कांग्रेस को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में कांग्रेस शून्य के समीप है और राष्ट्र में भी, पूरे देश में भी शून्य के समीप पहुंचने के कगार पर खड़ी है। लेकिन जो यहाँ चाटुकारिता, 13 स्टेटों में जीरो है, बता दो 3 स्टेटों का नाम लेना शुरू करो क्या जहां पे भाजपा जीरो है। आज अगर 303 लाने के हिटलर शाही की तरह इस्तेमाल करेंगे आप हुकूमत को, तो ऐसे नहीं चलेगा। जो आपके जिस तरीके से और राज्यों की बात करें सर, आपने तमाम 31 राज्यों में चुनाव में 6 राज्यों में बीजेपी के नशे में बाहर कर दिया। आज जब आप बैसाखी पे आने लगे, पूरी गठबंधनों से बात कर रहे हैं, आइए
सागर जी खाली बर्तन ज्यादा बचता है तो कांग्रेस थोड़ा ज्यादा बच रही है। कोई आंकड़ों पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, 55 लाख लोन की बात कर रहे हैं, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। उनके पास संविधान संबंधित आंकड़े नहीं है, डेवलपमेंट संबंधित आंकड़े नहीं है, जीडीपी बीजेपी खाली बर्तन जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। क्यों सर? बस वही प्रॉब्लम है सर, आप देख लो अभी ठंडे हो जाएंगे, चुनाव के परिणाम आने दो। चलिए ठीक है, देखिए सर विपिन शर्मा जी भी बैठे, वरिष्ठ पत्रकार हैं सर। आप लोग तो ये सब वादों की झड़ियां और ये सब लगाते रहेंगे, लेकिन जो वाकई में फैक्ट पर बात करना है मध्य प्रदेश को लेकर उनसे हम जानते हैं। सर लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्ज सर मध्य प्रदेश में, और यही नहीं पूरे देश भर का हाल यही है सर। और देखिए हम कर्ज ले लेके वर्ल्ड बैंक से और तमाम जगहों से हम कह रहे हैं कि प्रदेश का विकास हम कर रहे हैं, हम उनको हर महीने पैसे हम दे रहे हैं, 500 रुपए में सिलेंडर हम दे देंगे, बिजली फ्री हम कर देंगे, लेकिन इससे होगा क्या सर? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है और मैं चाहता हूं जैसे जो धैर्य मैंने दिखाया बड़े शांतिपूर्वक सारे सम्मानित प्रवक्ताओं को सुनने में, वही इनसे अपेक्षा करूंगा। देखिए देश को आपने महाशक्ति बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, हमने स्वदेशी को भी अपनाना है और जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, उस पर अमल करना है। हम लोग क्यों भूल जाते हैं? एक तरफ हम बात करते हैं कि युवाओं को सशक्त करना है, एक आम आदमी को सशक्त करना है, महिलाओं को सशक्त करना है, एम्पावरमेंट, और वहां पर ये इसके विपरीत अगर हम ये फ्रीबी कल्चर को प्रमोट करेंगे उससे दो नुकसान। पहले तो लोग सोचेंगे उसमें भी कुछ फर्जीवाड़ा होगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बड़े विनम्र पूर्वक एक बात बोलना चाहता हूं कि वहां पर भी होगा, कुछ लोग जो काम करते भी होंगे वो लोग बोलेंगे नहीं हम लोग भी बेरोजगार हैं वो योजना लेने के लिए, पहली बात। दूसरी बात है कि आप एक्सचेकर को जो एक आम आदमी अपना टैक्स ईमानदारी से देता है, तो वहां पर आप किसको नुकसान हो रहा है? जब ऐसे आप अगर कर्जे में डूब जाएगा एक राज्य, और यहां पर पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करें, हम लोग पाकिस्तान का अमूमन मजाक उड़ाते हैं कि पाकिस्तान कर्जे में डूबा है, कटोरा लेके जाता है हर एक जगह कोने में, हर विश्व के हर कोने में। तो यहां पर अगर हिंदुस्तान, हम लोग तो चाहते हैं, अच्छी बात है हमारे इकोनॉमी डबल डिजिट में पहुंचे, और यहां पर समझना चाहिए कि प्राथमिकता किस चीज को देनी है कि आप रोजगार दें, महंगाई को काबू में लेके आए, वहां पर बात समझ आती है। अच्छी बात है। हां, इसकी एक मैं तुलना जरूर करना चाहूंगा, अगर आपने विपरीत परिस्थितियों में, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी है कोरोना, सपने में सोचा था नहीं, घरों में कैद होना पड़ेगा, सारा कारोबार सबका ठप हो गया, कहीं बाहर जाना वर्जित हो गया, वहां पर आपने अगर मुफ्त राशन दिया, बात समझ आती है, गले उतरती है। लेकिन अगर आप इसको एक रिवायत सी बना दें तो ये आप देश को कहां ले जाएंगे? एक तरफ हम सपना संजो के बैठे हैं, उसी दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हमारे महान मुल्क हिंदुस्तान, जिसमें हमें नाज है, उसको सोने की चिड़िया बनाएंगे। $1 1 रुपए का हुआ करता था। तो यहां पर प्राथमिकता देनी चाहिए कि कैसे रोजगार, और सबसे बड़ी बात है आप मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, स्टार्टअप कल्चर को आप बढ़ावा दें, एमएसएमई सेगमेंट को बढ़ावा दें, वो बातें समझ आती हैं सकारात्मक। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आधा से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है। विपिन जी आपकी बात में एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूं, देखिए बहुत ज्यादा रिसर्च आप करते हैं सर, ये इन्वेस्टर समिट बहुत ज्यादा हो रहे हैं सर देश में। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, पूरे देश भर के लिए हो रहा है, लेकिन क्या उसका आपको लगता है कुछ नतीजा निकल के आ रहा है, कुछ मिल रहा है लोगों को? आपने इन्वेस्टर समिट्स की बात करी जी, निश्चित बात है। देखिए इन्वेस्टर समिट्स की अपनी अहमियत होती है, वो होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर विदेशी निवेश लेके आना है। और मैं बड़ी जरूरी बात एक बोलूंगा चर्चा में, मैं चाहता हूं आपके सम्मानित दर्शक तक ये बात पहुंचे। देखिए हम अमूमन बात करते हैं ब्रेक्जिट की, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होने की, ये वक्त है चेक्जिट का, कि जब बड़े बड़े मुल्क अपने व्यापारिक नाते जो हैं चीन के साथ, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका फायदा सीधा हिंदुस्तान को मिलेगा, बशर्ते हम लोग परसेप्शन, अपना दृष्टिकोण, नजरिया उसको सकारात्मक रखें। कि और दक्षिण कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, अमेरिका की, संकेत मिल रहे हैं कि वो लोग निवेश भी करना चाहते हैं। तो यहां पर बड़े बड़े उद्योग अगर बनेंगे, लगेंगे, तो रोजगार भी मिलेगा। तो यहां पर कुछ बातें जो जनमानस राष्ट्र हित से जुड़ी है, मुझे लगता है वक्त आ गया है, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि सत्ता पक्ष विपक्ष अगर एक मंच पे खड़े हो, एक दूसरे को घेरने के लिए बेशुमार मुद्दे हैं, कमी नहीं है कोई घेरने की। यहां पर आप पूछ सकते हैं कि रोजगार कितने दिए, वो बात समझ आती, कई ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन अगर विपक्ष भी कुछ मुद्दों पर साथ खड़ा होता है एक मंच पे, जनता जनार्दन होती है, उसको अच्छा संदेश जाएगा और आपको और स्वीकृति मिलेगी। तो ये बातें समझनी चाहिए कि जनता बहुत समझदार है, सक्षम है, उनको सशक्त बनाना है, ना कि आप अगर उनको ये फ्रीबी कल्चर, एक हद तक बात समझ आती है,
लेकिन अगर आप ये एक फैशन सा बना देंगे, ट्रेंड सा बना देंगे, मुझे नहीं लगता कि वो हम सपना पूरा कर पाएंगे हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने का, महाशक्ति बनाने का, अब आप ही की बातों पर सवाल मैं करूंगा आगे। रवि, देखिए जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं विपिन जी, बहुत बड़ी ये बात है कि आखिर लोगों की अब आदत सी पड़ गई है। रवि, आप देख रहे होंगे लगातार कई चुनावों को आपने कवर किया, लोग भी टकटकी लगाए बैठे रहते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी क्या वादा करने वाली है, और सभी चुनावों में यही आप देख पा रहे होंगे। क्योंकि देखिए मुफ्त की रेवड़ियां और इसी के सहारे लोग लग रहा है चुनाव जीतेंगे, बाकी धार्मिक सहारा लोगों को मिल ही जाता है। क्यों रवि? बिल्कुल सागर, देखिए बहुत वाजिब सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। और एक बात ये भी है इस बात में कि शुरुआत कौन करेगा इसे खत्म करने की, अगुवाई कौन करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्या कांग्रेस करेगी, या फिर जो रीजनल पार्टियां होती वो करेगी? क्योंकि सबने इसको सहारा बना लिया है और उनको लगता है कि एक मजबूत लाठी है, इसके जरिए उनकी नैया पार हो जाएगी। अब देखिए आप हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे और एक के बाद एक वादों की पूर्ति करने की जानकारी दी गई कि हमने जो वादे किए थे वो पूर्ति कर दी। उन वादों में था क्या? फ्रीबीज नहीं था क्या? वो कर्नाटक में जो चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान जो बातें कही गई, हम आर्थिक मदद देंगे, हम बस की सेवा महिलाओं के लिए मुफ्त कर देंगे, बिजली इतने यूनिट तक मुफ्त कर देंगे, तो क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है? इन बातों का जिक्र मध्य प्रदेश में। तो शुरुआत कौन करेगा इसे खत्म करने के लिए? क्या जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नेता बैठे हुए हैं वो इस बात से आश्वस्त कराएंगे कि भाजपा जो है जो मुफ्त राशन की बात करती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्यों में जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है उसे रोकने का काम करेंगे, या फिर चुनाव में इसे एजेंडा नहीं बनाएंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी के जो नेता बैठे हुए वो बताएंगे कि अब इस पर हम बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे विकास की और सरकार की योजनाएं की। पर कांग्रेस को ऐसा लगता है, क्योंकि पहले देखिए इन दो विधानसभा चुनाव से अगर पहले देखेंगे, आसाम का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, पंजाब का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, तो उस दौरान जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उसे बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एड्रेस किया जाता था और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी नीतियों में बदलाव किया और राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा जो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं, जो राज्यों के जो मुद्दे होते हैं, फ्रीवीज है, इन तमाम चीजों को अपनी घोषणाओं में लेकर आए और कांग्रेस को जीत मिली। तो इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी इस रास्ते पर ही आगे बढ़ रही है कि जो राज्य के जो मुद्दे हैं, जिस भी राज्य में हम जाते हैं उस राज्य के जो मुद्दे हैं उसका हम जिक्र करें और योजनाएं धरातल पर लाने की बात करें। और जो हमारे रवि, आपके सवाल अब ले लेता हूं मैं, बीजेपी और कांग्रेस योजनाएं चल रही है, जो काम करें देखिए, बोलिए उसके बारे में वादे। ठीक है धनन्या जी, आप सुने जिस तरह से विपिन जी ने जिक्र किया, रवि को भी आपने सुन लिया। सर इस आदत को सर खत्म करवाइए सर। 1500 रुपए हम आपकी जेब में लाके डालेंगे नहीं सर, 1500 रुपए आप कैसे कमाएंगे इस काबिल आपको बनाना है हमें। 500 रुपए में सिलेंडर हम आपको देंगे नहीं सर, नहीं चाहिए। 500 रुपए का सिलेंडर पूरे देश भर में करिए सर, ऐसा काम होना चाहिए। क्यों सर, नहीं लगता आपको? सागर जी, इकोनॉमिक्स का नियम है कि अगर आप 1 रुपया किसी के जेब में देते हैं तो उसका 90 पैसे का उसको फायदा मिलता है। अगर 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं उसका 2 रुपया 45 पैसे का रिटर्न आता है। इसीलिए हमारी सरकार में आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल चूल परिवर्तन किए गए। दुनिया में सबसे ज्यादा सड़कें बनाई गई, पुल पुलिया बनाए गए, राष्ट्रीय राजमार्ग खड़े किए गए और पानी के माध्यम से भी रास्तों का निर्माण किया गया। जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोल पर निर्भरता कम किया जा रहा है, हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, और जिस ढंग से आमूल चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो विकास काम किए जा रहे हैं, और हमने कभी फ्रीबीज की बात नहीं की। एक ऐसा समय आया था, कोरोना का काल आया था, जिस समय पूरी वैश्विक महामारी थी। ऐसा भूतों भविष्य में शायद ना हो, भूतों में भविष्यति कह सकता हूं मैं, कि ऐसी स्थिति आई, ऐसी आपदा आई कि गरीब आदमी भोजन के लिए भी जब बेहाल हुआ, तब 80 करोड़ लोगों को उस तरह के अनाज की उपलब्धता की गई। काशीपुर अधिवेश्वरी मां भगवती कृपा है नरेंद्र मोदी पे कि आज भी हमारे पास अन्न भंडार उपलब्ध है और जो जरूरतमंद है उनको दिया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नियम और नीतियों में आप देखेंगे जो भी योजनाएं बनती है उसमें गांव गरीब किसान का पूरा ध्यान रखा जाता है। और हमने कभी फ्रीबीज बांटने की बात नहीं की, बल्कि फ्रीबीज के खिलाफ ही रहे हम लोग। जब भी कोई बात की है, जो आदमी समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है, जहां विकास की रोशनी नहीं पहुंची है, या जिस घर में अभी भी अंधेरा है, जो समाज के जो पीछे रह गया उसको हाथ बढ़ा करके वो अपने समाज की मुख्य धारा में लाना, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा दिल्ली में एक रेवड़ी कल्चर शुरू हुआ, एक फ्रीबीज का सिस्टम शुरू हुआ, जो दिल्ली और पंजाब के बाद कांग्रेस ने उसको अपनाया है और अलग अलग राज्यों में इस्तेमाल कर रही है। हम लोगों ने जब भी किया वो एक लिमिट बनाया कि भाई जो उस नहीं सर, रेवड़ी तो आपका भी है सर, मध्य प्रदेश में आखिर क्या है सर? सर लाडली बहना योजना रेवड़ी नहीं है तो क्या है सर, बताइए ना, एक बार एक्सप्लेन करिए। देखिए, जो जरूरतमंद है, जो महिलाएं, जो बच्चियां, जो जरूरतमंद है, उनके लिए किया जाए। प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपए आप दे रहे हैं। अगर आप 1500 रुपए सबके लिए कह दिए तो ये तो आपने एक तरह से ब्राइब किया। लेकिन जो जरूरतमंद है, इसमें बेसिक डिफरेंसेस है।
जो आदमी गरीबी रेखा के नीचे है, जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, जो छूटा हुआ है पीछे, जहां शौचालय नहीं है, जहां आवास सुविधा नहीं पहुंची है, वहां उनके लिए करना निहायत जरूरी है। और सरकार की नैतिक और सामाजिक दायित्व है, सरकारी दायित्व है, हमारा राजनीतिक दायित्व भी बनता है। लेकिन आप एक घोषणा करते हैं कि सबको दिया जाएगा, तो ये फिर वो रेवड़ी कल्चर की शुरुआत होती है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों। ठीक है, चलिए आसिफ जी से पूछ लेते हैं। सर, रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया मध्य प्रदेश में आप लोगों ने, 5 रेवड़ी आज फेंकी गई हैं। 5 रेवड़ियों में आपको लग रहा है कि दम है? वो देखिए, रेवड़ी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब चर्चा उसी पर आ गई, क्योंकि बातों की झड़ियां अब लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि चुनावी शंखनाद हो गया। क्यों आसिफ जी? क्या 500 रुपए का सिलेंडर देना, गरीब आदमी की मदद करना, जो सरकार ने जिस तरीके से गरीब आदमी, हिंदुस्तान के आदमी को गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है, उसको वापस ऊपर लेके आना, उसकी मदद करना, ये गलत है क्या? ये कौन सी ऐसी वजह रही कि 400 सिलेंडर आपको 1200 को पहुंचाना पड़ गया? ऐसी क्या वजह रही है आपको पेट्रोल को 72 से 100 रुपए ले जाना पड़ गया? कौन सी जरूरत पड़ी आपको सरकार को? सरकार ने मुझे अपने घर जाने के लिए दिल्ली से 40 रुपए टेस्ट के देने होते थे। दुकान से सर, रोड की बात कर रहे हैं आप, लाते हैं सर, परचून की दुकान से पे आप जाते हैं, जब आप उधार आप लेके आएंगे, कर्ज आप लेकर आएंगे, वो आप खाएंगे, फिर सर चुकाने भी जाएंगे ना सर। मैं वही बता रहा हूँ ना किस तरीके से अभी ये रोड की बात कर रहे हैं। मैं अपने घर जाने के लिए दिल्ली से गांव के लिए निकलता हूँ, 40 रुपए का टैक्स देता था सर, तो 40 रुपए का टैक्स देता था भाजपा आने के बाद में, डूब रहा है कि नहीं प्रदेश? 40 रुपए का टैक्स दे रहा हूँ सर, और गलती से बताइए सर, 1200 वाला सिलेंडर अगर आप दे रहे हैं 500 में, सर 1100 वाला सिलेंडर आप दे दिए 500 में, तो सर क्या वो आपको मिल तो नहीं रहा ना सर? कर्ज में जा ही रहा ना प्रदेश। जो टैक्स सरकार फालतू लूट रही है, जो 400 रुपए का पहले मिल रहा था, अब 500 को 10 साल बाद जनता को मिलने लगा, क्या बुरा है? जनता को बाहर निकालेंगे, गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकाले आप, उसको कितना गर्द में डालेंगे? सर आपने लिया, सर चुनाव जीतने के बाद ही आपने लिया, बीजेपी कह रही है कर्ज माफी हुई किसानों की, आपने बैंकों से लोन ले लिया कि भैया कैसे इसकी लीपापोती की जाए, चलो वहीं से इन लोग का कर्ज हम चुका देते हैं। क्यों सर? इनके कहने से क्या होता है सर? ये तो पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं, जब जमीन पे आती है सारी खत्म हो जाती है, रुखी बदल देते हैं। इन्होंने तो 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, चिल्ला चिल्ला के हर एमपी को एक गांव गोद दिया था, वो गोद का लिया हुआ गांव का पता ही नहीं चला कहां चला गया, वो 100 स्मार्ट सिटी का पता नहीं चला कहां चली गई। इनके किन बातों में यकीन करें हम? अब जनता का भरोसा इनसे उठता जा रहा है, जनता वापसी कांग्रेस की ओर आ रही है और देख रही है किस तरीके से अलग अलग स्टेटों के अंदर जनता कांग्रेस सरकार बना रही है, और देख रही है हमारी मदद किस तरीके से हर गरीब आदमी के साथ कांग्रेस खड़ी है। चलिए अश्विनी जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे आपसे देखिए, इस बारे में हमने चर्चा नहीं की। रेवड़ी कल्चर जिसकी शुरुआत हमें लग रहा था खत्म हो जाएगी, बीजेपी के लोग कह रहे हैं दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई, अब तो पूरे देश भर में सर चुनाव के पहले बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कोई दूध की धूली नहीं है। सब ये चाहती है कि यहाँ कैसे वोटरों को आकर्षित करना है, कैसे रिझाना है, पासा फेंकिए और उसके बाद तमाशा हम देखते हैं। नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया? जी, वोटरों को रिझाना कोई गलत काम नहीं है। जो तरीका होना चाहिए रिझाने का, वो एक संवैधानिक तरीका होना चाहिए, एक सामाजिक तरीका होना चाहिए। आप किसी को अगर गुमराह करें और ऐसी अवस्था फैलाएं सिस्टम में जिससे कि हमारे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाए, तो वो बहुत अनुचित है। मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये राशन दिया था कोरोना के टाइम, इसकी जरूरत थी, हो सकता है उनको उसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी कितनी जरूरत है। पर जहां तक बात है कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का और पार्टियों का जो बिल्कुल फ्रीबीज की बात करती हैं, मेरा ये मानना है कि हम ऑलरेडी एक रिजर्वेशन नाम का नासूर झेल रहे हैं। हमको और नासूर अपने सिस्टम में नहीं उगाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, जिससे हमारे समाज का बिल्कुल विनाश हो जाए। जी ठीक है, लेकिन विपिन जी, मुझे लग रहा है कि जितनी बड़ी बड़ी बातों का भी आपने जिक्र किया, ये अमल में तभी लाई जा सकती है जब आबादी थोड़ी कंट्रोल में हो सर। रूस जैसा बड़ा देश जहां पर हमारी तुलना में तो बहुत कम आबादी है, विकसित देशों को सभी आप देखिए, और यहाँ पर कोई ठोस कदम ही नहीं है सर, कैसे जनसंख्या कम करें। आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, मैं साधुवाद दूंगा आपको, क्योंकि आपने जो भी आज मुद्दे उठाए वो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं और इन पे चर्चा होनी चाहिए। जनसंख्या विस्फोट कानून की बात करें, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे लांछन लगाने में। जो राजनीतिक दल बस आरोप प्रत्यारोप का दौर थमता नहीं है। मैं बहरहाल, क्योंकि ये फ्रीबी कल्चर, रेवड़ी कल्चर का जिक्र हो रहा है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। मैं ज़रूर चाहता हूँ इस बात का मैं उल्लेख करूँ इस चर्चा में, एनपीएस का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, ऐसे कर्जे कुछ लोगों को दे दिए, भगोड़ों को, जो वापस नहीं आए, जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया। और हम लोग बात करते हैं कि जितने होगी, फहरिस्त लंबी है, ये ना खत्म होने वाली फहरिस्त है, किसके कार्यकाल में दिए गए वो एक अलग विषय है, सबने दिए। तो यहां पर ये
एक बहुत अहम मुद्दा है जिसपे सारे राजनीतिक दलों को आपस में मिलजुल कर कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। नहीं तो एक तरफ आप बात करते हैं अर्थव्यवस्था को बल देना है, जीडीपी को और मजबूत करना है, इकोनॉमी को डबल डिजिट पे पहुंचाना है, तो ऐसी बातें मुमकिन कैसे होंगी। और दूसरी बात, कर्ज माफी की जो बात चलती है, ये भी मैं इसको बोलूंगा कुछ हद तक बात सही है, लेकिन एक आम आदमी बोलता है कि कुछ हद तक ये छलावा है, क्योंकि कोई ना कोई तो कारण होगा। किसान जो देश का अन्नदाता है, भोला भाला है, जिसकी भी सरकारें रही हो आजादी के बाद, तो वो क्यों खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है अगर कर्ज माफी हो रही है। तो ये ऐसी तमाम बातें हैं, बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत आदर्शवादी लगेंगे हम लोग बोलते हुए, लेकिन यहां पर अमल कितना हो रहा है और कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। दोहरे मापदंड जब आ जाते हैं तो वहां पर आपत्ति है मुझे। दूसरी बात है कि कोरोना काल का ये जिक्र हो रहा था। देखिए, एक बात तय है, एक अच्छी बात से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कोरोना काल में पूरे देश ने तपस्या करी थी, अभूतपूर्व मिसाल कायम करी थी, ऐसी नजीर पेश करी हमारे महान मुल्क ने कि सदियों तक बाकी विश्व के मुल्क हमसे प्रेरणा लेंगे। जब एक आम आदमी कोरोना योद्धा बन के उभरा, मैं श्रेय पूरे देशवासियों को दूंगा, सरकार को दूंगा, विपक्ष को दूंगा, क्योंकि सबने अपनी भूमिका निभाई। बूंद बूंद सागर बनाता है, सबको अपना दायित्व समझना चाहिए। एडवर्सिटी ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ अ मैन। तो यहां पर समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जरूर जब कोई आपदा आए तभी हम लोग चलते बने, लेकिन हमें हमेशा मुस्तैद रहना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि राजनीति के लिए और बेशुमार मुद्दे हैं, लेकिन देश हित की जहां बात है वहां पर हम एक स्वर में स्वर मिलाएं। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी। देखिए, बड़े न्यूट्रल तरीके से आपने मुद्दों पर आपने ध्यान केंद्रित किया सभी का। लेकिन धनंजय जी, अब जाते जाते आखिरी सवाल आपसे पॉलिटिकल ही कर लेते हैं सर। मध्य प्रदेश में 50 ऐसे विधायक है मौजूदा जिनको डर है कि हमारा साहब कहीं टिकट न कट जाए। कर्नाटक में आप लोगों ने यही किया सर, और देखिए किस तरह से वहां पर लोग हावी हुए जो आप ही के नेता, और आपको हार का सामना करना पड़ा। अपनों से इस तरह से ऐसा नहीं लगता कि गिला शुका भारी पड़ जाएगा? सागर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत से बनी हुई पार्टी है और इसमें नैतिक बल के द्वारा चलने वाला दल है। और हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व होता है, जो भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग दायित्व बोध से बंधे होते हैं। कौन किसको टिकट मिलेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं बढ़ेगा, ये पार्टी तय करती है। पार्टी जिसके लिए जिसको जहां जरूरी समझेगी वहां काम में लगाएगी। हमारे यहाँ त्याग तपस्या से कार्यकर्ता सबके तैयार होते हैं और उनके लिए कोई पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, दायित्व का निर्वहन करना होता है, चाहे आप उनको विधायक में रखिए, संगठन में रखिए या जहां भी लगा दिया जाए। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता अपने दायित्व बोध से बंधा होता है। ठीक है, इसलिए कोई विषय ही नहीं कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसका कटेगा, किसका रहेगा। जिसका जिक्र देखिए विपिन जी ने भी किया। ठीक है सर, धनंजय जी, ये मुद्दा देखिए बहुत ज्यादा हावी रहा और इसका देखिए कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा है पार्टियों को। कई लोगों के टिकट जो काट दिए जाते हैं, बेहतर काम करने के बावजूद लोग करीब रहते हैं, टिकट दे दिया जाता है पार्टियों की तरफ से। जनता भी वहां नाराज होती है, नेता भी नाराज होता है, नहीं सर? एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हमेशा से रहा है और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की काफी साल सरकार रही है, तो उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी रहेगा। हालांकि मैं कर्नाटक पे थोड़ा दूसरा विचार रखता हूं। मेरा मानना है कि कर्नाटक का चुनाव जो था बहुत लोकल मुद्दों पे हुआ और अभी हमारे विपिन जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी चेक्जिट की, कि चाइना से एग्जिट की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले 100% एप्पल के जो आईफोन्स हैं उनका निर्माण चाइना में होता था, अभी उसका 25% मैन्युफैक्चरिंग जो है कर्नाटका में होता है। तो बीजेपी ने कर्नाटका में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की, बट जनता को उसका शायद बीजेपी जो है वहां के लोकल मुद्दों को जनता को समझा नहीं पाई। तो मेरा ये मानना है कि कर्नाटका का जो इलेक्शन था वो बीजेपी की हार थी, कांग्रेस की जीत नहीं थी। ठीक है सर, एक लाइन सर, आसिफ जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। हम जमीनी मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और जनता के लिए काम करेंगे जो हमने किया है, ये हमारा मुद्दा होगा। भाजपा की तरह टिकट ऐसे आदमी का नहीं काट सकते जो ताकतवर है तरीके से, जिसके खिलाफ महिला के उत्पीड़न के इतने मुकदमा होने के बावजूद एक मुंह से जबान से अल्फाज बाहर ना आए, ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। ऐसी उम्मीद भाजपा से ही करते हैं। ताकतवर आदमी भाजपा में रहेगा, कमजोर बेचारा, ठीक है, जो जनता की राहुल गांधी। ठीक है धनंजय जी, रवि, प्रियंका गांधी जो आज छाप छोड़ने मध्य प्रदेश में गई थी उसमें कामयाब रही क्या? रवि जल्दी से। बिल्कुल, देखिए कवायद की गई है और ये कहा जाए कि चुनाव से 4 महीने 5 महीने पहले इस तरीके से गांधी परिवार का सक्रिय होना और प्रचार अभियान की शुरुआत करना, इससे फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है इस सक्रियता से। चलिए, शुक्रिया रवि आपका, धनंजय जी आपका, मोहम्मद आसिफ आपका, अश्विनी मिश्रा आपका, विपिन शर्मा जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश के चुनाव की घड़ियां बेहद नजदीक हैं। 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में
सभी पार्टियों की तरफ से रबड़ी कल्चर की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, वही रबड़ी जिसका जिक्र जो पार्टी करती थी वही अब फेंक रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की आवाम जनता ये कह रही है हमें रोजगार चाहिए, लेकिन किसके वादों में कितना दम और किसके वादे करेंगे कमाल और जनता किसे की चुने, किसका करेगी चुनाव, ये वक्त बताएगा। छोटा सा ब्रेक, लगातार खबरें जारी हैं।